क्या आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती? बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में आपको बहुत दिक्कत होती है, तो हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ें जिससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे हाथ में हो और हम केमिस्ट्री को भूलें नहीं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन क्लासेस में। और बात करेंगे हम आज कि हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने चाहिए जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक। आवर्त सारणी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पता, यानी आवर्त सारणी के बारे में नहीं पता, तो आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल है क्या। उसके बाद उस पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि किसका यूज कहाँ पे करना है। तो सबसे पहला इसमें लिख रखा है हमने एलिमेंट का नाम, यानी तत्वों का नाम अगर पता नहीं है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी केमिस्ट्री को समझने में कि किस कहीं रिएक्शन हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, तो उसका नाम नहीं पता रहेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें नाम याद होना चाहिए। अगर मिनिमम से मिनिमम 35 से 40 एलिमेंट्स के नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। और उसमें कैसे उनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कैसे निकाले जाते हैं, प्रोटॉन्स के नंबर कैसे निकाले जाएं, एंड उसका एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सब पता होना चाहिए। दूसरा है एटॉमिक रेडियाई, यानी परमाणु त्रिज्या। अगला आयोनाइजेशन, यानी आयोनाइजेशन, एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। यहीं पे समझते हैं कि है क्या आयनन एंथैल्पी। यानी एक कोई एलिमेंट है, तत्व है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता है हमें, यानी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अगला इसी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने, यानी उसमें जोड़ने में या उसको ग्रहण कराने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता है तो हमें रिएक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से बॉन्ड कहाँ जाके जुड़ने हैं, कैसे जुड़ने हैं। इसके वजह इससे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफ़ी टाइप के क्या होता है, जबकि इस टाइप के क्वेश्चन भी निकाले जाते हैं जो इंटर में बहुत पूछे जाते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि अगर एक हमारा HCl रहे, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं NaOH से, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे ऐसे लिखने को मिल जाता है कि NaCl बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। कैसे हुआ ये, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही डिपेंड करता है। तो अगर इनके बीच में होता है बॉन्ड, तो H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जब टूटता है तो H पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और Cl पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से Na और OH के बीच में टूटने पे Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज और OH पे आता है नेगेटिव चार्ज। न्यू बॉन्डिंग होती है तो Na, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनते हैं NaCl, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर बनाते हैं H2O, यानी वाटर निकल जाता है। तो ये जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आया, यानी ये इसको हमने तोड़ा तो ये प्लस आया, ये इसको तोड़ा तो ये माइनस आया, क्यों? तो ये सब विद्युत ऋणात्मकता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में इसको देखेंगे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा क्यों है, तभी जाके समझ में आएगा। और इस पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, इस पर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, तो ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। नेक्स्ट है वैलेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इस वैलेंसी या संयोजकता, यानी किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है उसको, कि कितने संयोग करे, कितने बॉन्ड बनाएगा, ये उसकी संयोजकता होती है। जैसे हाइड्रोजन की होती है एक, वो एक ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो, वो दो बॉन्ड बनाता है। इसी टाइप से सब एलिमेंट्स की अलग अलग होती है, तो संयोजकता के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। अगला, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइंस के नंबर होते हैं।
जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 गिनते हैं, इसी टाइप से साइंस के लिए कुछ अलग नंबर लिए जाते हैं। जैसे मोनो के लिए 1 है, अगर मोनो है तो 1 है। डाई अगर टर्म में यूज हो रहा है तो 2 के लिए, ट्राई यूज हो रहा है तो 3 के लिए, अगर टेट्रा यूज हो रहा है तो वो 4 के लिए होता है। पेंटा है 5 के लिए, हेक्सा है 6 के लिए, हेप्ट है 7 के लिए, ऑक्ट है 8 के लिए, नोन है 9 के लिए और डेक है 10 के लिए। तो ये गिनती हमारी साइंस की गिनतियाँ हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग। हमारे बॉन्डिंग का एक पूरा अलग ही चैप्टर है, किसमें कैसे किस टाइप से कौन से बॉन्ड बनते हैं, कैसे टूटते हैं, किस पे पॉजिटिव आता है, किस पे नेगेटिव आता है, कब फ्री रेडिकल बनता है, ये सब हमारा बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट करता है। ये बॉन्डिंग का अलग ही चैप्टर है। आगे देखते हैं। अगला है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज़्म इंटरमीडिएट जो चलती है, इंटरमीडिएट क्या बनता है वहाँ पे काम करते हैं। कि हमें कोई रिएक्शन दे देता है, उसका इंटरमीडिएट पूछ लेता है कि इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, या नॉर्मल नेम रिएक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके इंटरमीडिएट पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे अब अगली बात करते हैं पीरियोडिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट या पीरियोडिक प्रभाव कहते हैं इसको। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एसिड बेस से कौन क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे HCOOH फॉर्मिक एसिड दे दिया, और मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड दे दिया, ये प्रोपेनोइक एसिड दे दिया। अब इसमें बोले सबसे ज़्यादा एसिटिक कौन है, ग्रुप में तो सबका एसिड सेम है, बट यहाँ पे देखेंगे इनके नंबर और इनके नंबर का काफ़ी, यानी CH3 CH2 यहाँ पे है और यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन है। तो देखा जाता है कि किस में इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, कौन सा नहीं है, प्लस आई है या माइनस आई है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है क्योंकि इस पर प्लस आई इफेक्ट कम है, इसीलिए ज़्यादा है। तो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में धीरे धीरे टॉपिक पे बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पे अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं सब की बात करेंगे। इसी टाइप से मीज़ोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और जैसे हमारा कोई सबस्ट्रेट होता है उसका इंटरमीडिएट, जैसे हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वैलेंसी की, और कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे जुड़ना है, देन उसके बाद ही प्रोडक्ट बनता है। तो वो सब डिपेंड करता है कि इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए हमें, तभी हम किसी रिएक्शन को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ये हमारे एक रिएक्शन का पैटर्न है। अगला फिजन और क्लीवेज या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग, यानी अगर किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि H+ में टूटा, Cl- में टूटा, Na+ में टूटा, OH- में, यानी अगर हम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग कर रहे हैं तो कौन प्लस में टूट रहा है, कौन माइनस में टूट रहा है, इसका भी हम ध्यान देना पड़ता है। होमोलिटिक फ्यूज़न होता है और आपका हेट्रोलिटिक की क्लीवेज भी होता है। होमोलिटिक मतलब यानी डॉट डॉट करके दिखाते हैं उसको, और हेट्रोलिटिक में पॉजिटिव निगेटिव करके बॉन्डिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग को दिखाते हैं। जब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग होती है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल की अलग कंडीशंस होती हैं। अगला तो आपका इसमें कार्बोनियम आयंस बनते हैं, कार्बेन्स आयन बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यानी न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल्स का मतलब होता है उससे स्नेह करना या लव करना, यानी न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला तत्व। न्यूक्लियस कहाँ होता है, या न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव, यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उससे लव कौन करेगा, कोई नेगेटिव वाला ही, तो वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। यानी जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज से क्या करें, जो लव करते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन्स से स्नेह करने वाले, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस, तो कौन करेगा, पॉजिटिव वाले, तो वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स। आगे हम एक एक टॉपिक पे लेके बात करेंगे, एक एक सेपरेट वीडियो बना के इस पे बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अलग बात करेंगे, इससे किस टाइप से नीट में, जेई में, कक्षा 11 में, 12 में और कहाँ कहाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस हर एक टॉपिक को लेके अलग अलग वीडियो बनाई जाएगी। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है
कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें पता रहेंगी, तभी हम किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि हमारे से क्या पूछ रहा है और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।